सलाम पाकिस्तान, मैं हूं इफ्तिखार फिरदौस और आप देख रहे हैं बॉर्डर टॉक्स। नाजरीन, SDPI की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए एक संजीदा खतरा है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान पहले 10 सबसे ज्यादा गैर महफूज ममालिक में शामिल है। पिछली 2 दिहाइयों में 100 से जायद मौसमी वाक़ियात में पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 से जायद लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, जबकि पाकिस्तान को $4 बिलियन का नुकसान हुआ है। कभी लोग सैलाब या कुदरती आफात से तंग आकर अपना घर बदल देते हैं, तो कभी रोजगार ना होने की सूरत में जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। आज इन सब मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए ने दावत दी है मलिक अमीन असलम को, जो कि साबिक वफाकी वजीर बराए माहौलियात रह चुके हैं। मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, एक तो इसके हवाले से सवालात काफ़ी ज़्यादा हैं सोसाइटी के अंदर। कितना सीरियस चैलेंज है, असरात तो नज़र आते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होती। आप अपने नज़रिए के हवाले से बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने प्रोग्राम पे बुलाया। देखिए, जो मौसमियाती तब्दीली और जो क्लाइमेट चेंज का इशू, ये तमाम दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन पाकिस्तान तो उन ममालिक के अंदर शामिल है जो कि इसके बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर हैं। और अभी जो रिसेंट क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट निकली है, उसके मुताबिक 2022 में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 था, जब हमारा वो ऐसा सैलाब आया जिसने तबाही मचा दी, और वो उसको दुनिया का हिस्ट्री का सबसे बुरा और सबसे महंगा नेचुरल डिजास्टर कहा जा रहा है। तकरीबन $30 अरब का तखमीना लगाया गया। लेकिन ये सिर्फ वन ऑफ नहीं था, पाकिस्तान में एक साल का ये मसला नहीं है। पिछले पूरी दिहाई के अंदर जो पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली जो टॉप 10 कंट्रीज है उनमें शुमार होता है जो इससे मुतासिर हैं, और उसकी वजह भी इसी रिपोर्ट में दी गई है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो टॉप 5 इम्पैक्ट्स हैं, ये क्लाइमेट जो मौसम तब्दील हो रहा है उसके जो इम्पैक्ट्स हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा सैलाब है जी। उसके बाद आपका खुश्क साली है, जिससे आपकी सबसे ज्यादा जो सोशल इम्पैक्ट करता है वो, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री, और इस वक्त हम एक ड्राउट पोजीशन में हैं। हमारे 2 प्रोविंसेस ने एक्चुअली ड्राउट डिक्लेयर किया हुआ है इस वक्त। तीसरा जो उसमें बड़ा इम्पैक्ट है वो है आपकी फॉरेस्ट फायर्स, अगेन पाकिस्तान उसकी जद में है। चौथा जो है उसको इकोनॉमिक जो फॉल आउट है इस चीज़ का, उसको कहते हैं। और जो इकोनॉमिक फॉल आउट वो बहुत बड़ा है पाकिस्तान में, वो लिंक होता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, कि जब क्लाइमेट चेंज आता है तो वो फिर इम्पैक्ट कैसे करता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, और 70% जो इम्पैक्ट है वो उसकी वजह से होता है। सोशल इम्पैक्ट की हवाले से बात की, इकोनॉमिक इम्पैक्ट के हवाले से बात की, लेकिन पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सिक्योरिटी का है। मैं चाहता हूं कि आप जरा एक्सप्लेन करें कि जो सिक्योरिटी चैलेंजेस डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज के साथ जो हैं लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो किस तरह अबतर होंगे अगर इस सिचुएशन को कंट्रोल ना किया। जी बिल्कुल, मैं एक तो वो जो आपको मैं 5 इम्पैक्ट्स बताया था, उसमें आखिरी हीट वेव्स है। हीट वेव्स जो है वो सबसे ज्यादा जानलेवा है, और पाकिस्तान ने उसको, उस पर भी अनफॉर्चुनेटली हम फ्रंट लाइन पे हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने बताया कि 2030 तक हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स वो इतने ज्यादा मुतासर होंगे कि वहां पर ह्यूमन लाइफ नामुमकिन हो जाएगी। और ये किस जगह पर है? 10 ये इनमें से 6 जो हैं वो सदर्न पंजाब में है, और 4 जो हैं वो सिंध के अंदर है, और उनके अंदर इतनी गर्मी पड़ेगी कि वहां पर इंसानों का रहना मुहाल हो जाएगा। अब आपने जो सवाल किया सिक्योरिटी का, वो लिंक्ड है सारे इशू के साथ। ये जो मैंने आपको 5 इम्पैक्ट्स बताए हैं इस रिपोर्ट के अंदर, दे आर द टॉप 5 इम्पैक्ट्स। पाकिस्तान उन मुल्कों में है जो जहां ये पांचों के पांचों इम्पैक्ट जो हैं ये कार फरमा हो रहे हैं। कई मुल्कों में 1 होता है, कई में 2 होता है, हमारे पास 5 हैं जो कि कार फरमा हो रहे हैं, और उसके लिए हमें तैयार होना है, और हमें उसको एक्सेप्ट करना है, और उसके लिए तैयार होना है। जो आपने सिक्योरिटी की बात की है, वो एक नया फ्रंटियर है क्लाइमेट चेंज का। देखिए, इसका जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असरात है, वो उस पर बहुत रिसर्च हुई है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट के ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। पाकिस्तान के हवाले से भी तकरीबन बताया गया कि बैंक की अगेन रिपोर्ट्स हैं जिनमें बताया गया कि 2030-35 तक हमारा तकरीबन 8% से लेकर 20% GDP का इससे मुतासर हो सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर सोशल इम्पैक्ट की भी बात होती है कि जो लोगों को मुतासर करता है। यहाँ पे आपने देखा था कि जब फ्लड आया था तो तकरीबन 30 करोड़ की आबादी थी जो कि डिसलॉज हो गई, माइग्रेंट्स बन गए थे, शहरों का रुख कर लिया। लेकिन जो सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट है वो सबसे अब इम्पोर्टेंट उसको समझा जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पैदा करता है रिसोर्स स्कैर्सिटी। क्योंकि इसका जब आप मौसम तब्दील होता है, आपका टेम्परेचर तब्दील होता है, और आपका जो पानी है उसके ऊपर असर आता है। और इन 2 की वजह से जो आपका एग्रीकल्चर है, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है टेम्परेचर से भी और पानी से भी,
तो आपके एग्रीकल्चर इम्पैक्ट जो है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है और आपकी जो पैदावार है वो कम हो जाती है। और उसके बाद जब पैदावार कम होती है, देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, खाने के लिए कमी होगी, तो वो दैट विल लीड टू आइदर कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म। तो इसके ऊपर अब बहुत रिसर्च हो रही है और अगेन पाकिस्तान के ऊपर भी रिसर्च हुई है। एक रिसेंट रिसर्च पेपर में उन्होंने पाकिस्तान और नाइजीरिया को स्टडी किया और इसके ऊपर कंपैरेटिव स्टडी की कि जी दोनों में क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इफेक्ट हुआ है और आया ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं कि नहीं। तो लकीली उसमें अभी तक तो ये हुआ कि उसमें उस स्टडी के मुताबिक उन्होंने नाइजीरिया में ये बताया कि वहां पर ये बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट की तरफ गया है। पाकिस्तान में हमारे अवाम के अंदर बर्दाश्त बहुत है, रेजिलियंट कौम है हमारी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि अभी तक ये उस थ्रेशोल्ड को इसने क्रॉस नहीं किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होगा फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट ने कुछ ना किया तो हमें उसके लिए तैयारी करनी है और ये बहुत अहम मसला है इस वक्त। और इस वक्त तो आप देखें कि जो आपकी इंडिया के साथ जो जी मैं उसी तरफ आने वाला था कि ये जो पानी के हवाले से बंद करने के हवाले से जो बात है उसकी इम्पैक्ट्स क्या होंगे। देखिए 1970s के अंदर एक वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था, उसने बड़े इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दी थी और उसने कहा था कि द वॉर्स ऑफ द 21st सेंचुरी विल बी बेस्ड ऑन वाटर। और अगर आप ये देखें तो ये जो एक पागलपन इंडिया ने दिखाया है कि इंडस वाटर ट्रीटी से पहले निकल गया, जो कि एक इलीगल एस्पेक्ट भी है और वो सिर्फ इंडिया को मुतासर और पाकिस्तान को मुतासर नहीं करता। 300 दुनिया में वाटर एग्रीमेंट्स हैं। जो हिमालयन वाटर शेड है जी उसके हवाले से आप बताएं कि लाइक इट इज ऑलमोस्ट जिसको थर्ड पोल भी जो है वो कहा जाता है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिपोर्ट एक आई थी ऑलमोस्ट 6 महीने पहले, जिसके अंदर इसी मॉड एक इदारा उसने निकाली, उन्होंने ये बताया कि जो हिमालयन वाटर शेड है जो कि 2 अरब लोगों को इस वक्त फीड करता है वाटर, 80% वाटर वहां से जाता है, उसमें इस साल 25% कम बर्फ पड़ी है। और ये जो बर्फ जब पिघलती है तो ये 80% पानी पैदा करता है दरियाओं का, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और ये सारे दरिया जो वहीं से निकलते हैं थर्ड पोल से, तो वो 25% कम हुई है। तो ये एक बड़ा रीजन। और फिर पाकिस्तान में तो आपने देखा कि 2 हमारे जिस तरह मैंने बताया प्रोविंसेस में ऑलरेडी कहत साली अनाउंस की गई थी और पानी की कमी यहाँ पर इस वक्त हुई हुई है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान ही, इंडिया में भी यही हो रहा है, बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। अब इसका सोल्यूशन ये नहीं कि आप पिस्तौलें और तोपें निकाल के एक दूसरे पे बमबारी शुरू कर दें, जो कि इंडिया ने कोशिश की और फिर मुंह तोड़ उसको जवाब मिला। इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपना डेटा शेयर करें, आप डायलॉग की तरफ जाएं और डिप्लोमेसी की तरफ जाएं। और हमारे पास तो वी आर लकी कि हमारे पास एक ऐसी एग्रीमेंट है इंडस वाटर ट्रीटी में जो कि 2 जंगें गुजार चुकी है, लेकिन अभी तक वो एग्रीमेंट चल रही थी। और अब बदकिस्मती ये है कि ये एक हिंदुत्व माइंडसेट जो है उसने उसको इस पूरे 2 अरब लोगों की इलॉजिकल तरफ इसको ले जा रहे हैं। अभी आजकल हमारा न्यूयॉर्क में जो वफद गया है वो भी यही बात कर रहा है कि अब टाइम है कि आप आके डायलॉग करें। अगर ये इतना बड़ा मसला है क्लाइमेट चेंज का जो कि मुतासर कर रहा है 2 अरब की आबादी को, तो इसका सोल्यूशन ये तो नहीं कि अपने अपने न्यूक्लियर वेपन निकाले और ये 2 अरब लोग ही खत्म कर दें। इसका सोल्यूशन ये है कि आप बैठ के आपस में बात करें। और आई थिंक कि वो अब जो उनको एक तमांचा लगा है मुंह पे, उसके बाद वो बैठेंगे और वो बैठ के बात करेंगे। और सारी दुनिया भी इसलिए पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई क्योंकि पाकिस्तान का स्टांस ठीक था इस चीज के ऊपर कि हमने ये कहा कि जी हम इस पे बैठ के बात करना चाहते हैं। आप टेररिज्म की उंगली उठा रहे हैं, अगर उसका प्रूफ दिए बगैर आप कैसे आगे चल सकते हैं। अमीन साहब इसकी तरफ आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे, लेकिन नाजरीन एक ब्रेक लेकर वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। मलिक साहब, मौसमियाती तब्दीली के जो असरात हैं, ऑब्वियसली जो जॉब मार्केट नजर आ रही है वो काफी ऑल्टर जो है वो हो जाएगी। नए जॉब्स के सिलसिले में, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें वन ऑफ दोज कंट्रीज जिधर यूथ की तादाद जो है वो काफी ज्यादा है, 18 से 32 साल के दरमियान में, अ वेरी सिमरिंग पॉपुलेशन। हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज दिस? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, क्लाइमेट चेंज का जहां पर बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान को, वहां पर एक अपॉर्चुनिटी भी है क्लाइमेट चेंज के साथ। अपॉर्चुनिटी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान ने सक्सेसफुली क्लाइमेट फाइनेंस को एक्सेस किया है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि जो वर्ल्ड बैंक का आपका 20 अरब डॉलर का एक 10 साल का प्रोग्राम है, वो क्लाइमेट रेजिलियंस पे बेस्ड है। IMF ने आपको इस साल के लिए जो 1.4 बिलियन डॉलर्स दिए हैं वो उनकी क्लाइमेट फंड से निकाल के दिए गए हैं। इसी तरह हमने सुकूक बॉन्ड एक $500 मिलियन का जारी किया है।
पेंडा बॉन्ड एक हम जारी करने लगे हैं $250 मिलियन का। ये तमाम जो फाइनेंस है इसको अगेन लिंक किया गया पाकिस्तान के साथ भी कि अगर हम आपको तब देंगे जब आप खुद अपने बजट के अंदर भी 1% GDP का क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए रखते हैं। क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। अब क्लाइमेट रेजिलियंस जो है वो क्या है? क्लाइमेट रेजिलियंस ये है कि आपने अपने आप को एक तो एक्सेप्ट करना कि ये क्लाइमेट चेंज में ये इफेक्ट्स आ रहे हैं, पानी के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, एग्रीकल्चर के ऊपर भी आएगा, आपने इसको और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका जो है वो एट रिस्क होगा आगे फ्यूचर में। अब हमारे ऊपर ये चैलेंज है कि हमें दुनिया ने तो पैसा दे दिया है कि हम इसको प्रायोरिटाइज करें प्रॉपरली अपने मुल्क की जो प्रायोरिटीज है उनके मुताबिक, और फिर उसको प्रोजेक्टाइज करें और फिर उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें। ये 3 स्टेप्स हैं और ये बहुत बड़ा चैलेंज है इसके लिए, इसलिए कि हमारे पास वो कैपेसिटी डेवलप करनी है हमने, और यहीं पे अपॉर्चुनिटी है कि हमारी जो यूथ है वो अल्लाह के फजल से किसी से कम नहीं है इनोवेशन के अंदर, और ये इस चीज में इनोवेटिव सोल्यूशंस चाहिए आपको, क्लीन एनर्जी के लिए सोल्यूशन चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो सोलर का एक रेवोल्यूशन आई है पाकिस्तान में, सारी दुनिया उठ के बैठ गई है कि भाई ये पाकिस्तान में हुआ क्या कि यहाँ पर बिल्कुल सोलर नहीं था, और 1 साल के अंदर फास्टेस्ट अपटेक ऑफ सोलर इन द वर्ल्ड, तकरीबन 4000 मेगावाट लग गया है और 17,000 मेगावाट का सोलर पैनल इंपोर्ट हुआ है पाकिस्तान में। तो ये एक दुनिया के में समझिए कि रेवोल्यूशन है। लेकिन अपॉर्चुनिटी इसी तरह की है कि आप देखें कि अगर आप सही इकोनॉमिक सिग्नल दें, यहाँ पर यह था कि बिजली इतनी महंगी हो गई कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं रही थी, तो और उसके साथ एक सोल्यूशन दे दें, इकोनॉमिक सिग्नल और साथ सोल्यूशन दे दें, तो लोग खुद ही मिटिगेशन की जो लोग जो है वो खुद उसको अपटेक कर लेंगे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर अगेन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्लीन एनर्जी के अंदर अपॉर्चुनिटी है। दुनिया के अंदर कहते हैं कि तकरीबन $3 ट्रिलियन की नई मार्केट खुल रही है ये, जो कि क्लाइमेट चेंज को भी कम करेगी और ग्रोथ की तरफ भी जाएगी। मैं हेल्थ के बारे में थोड़ा बात जो है वो करना चाहता हूँ। हेल्थ के भी देखें, इस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट्स हैं। पाकिस्तान का स्टडी हुआ हुआ है बहुत के पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई गर्मी है इसकी वजह से जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, मलेरिया है, उसकी इंसिडेंस यहाँ पर बढ़ गई है। फिर आपने जो फ्लड्स आए उसके अंदर देखा जब पानी खड़ा रहा ऐसी जगह पे, क्योंकि ये फ्लड हमारा 2022 का बड़ा डिफरेंट फ्लड था। हमेशा यहाँ पर फ्लड आया कि जब आपकी बर्फ ज्यादा पिघली है तो वो फ्लड आते हैं, अब दरियाओं के थ्रू आता है। ये फ्लड आया था जब आपका मानसून एक क्लाउड बर्स्ट हुआ और एक मानसूनल शिफ्ट हुई साउथ से, और उसने आकर ऐसी जगह पे बारिश की जहां पर पहले बारिश इतनी होती नहीं थी, और एक बड़े बड़े पॉन्ड्स बन गए जो आज भी लेक्स वहां पे सिंध में मौजूद हैं। उससे एक तो हमारे ज़राअत पे फर्क पड़ा, दूसरा हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आया कि वहां पर जब वो खड़ा पानी था उसके अंदर बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स ऑफ मलेरिया और वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हुई। तो इसको भी हमने काउंटर करना है। लेकिन कमिंग बैक टू द इनोवेटिव पार्ट ऑफ इट कि ये तो चैलेंजेस है ना। अब पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी ये है कि पाकिस्तान को फंडिंग भी मिल गई है, लेकिन अब हमने अपनी प्रायोरिटीज खुद बनानी है, और यहीं पर आई थिंक कि आपके यूथ को एंगेज करने का, आपको आगे ऐसे सोल्यूशंस देने का जो कि पाकिस्तान को भी बचाएं और साथ जॉब ऑल्टरनेट लाइवलीहुड जिसको कहते हैं वो भी एक स्ट्रीम पैदा करे, ताकि पाकिस्तान इस चैलेंज से भी निपट सके और उसके साथ साथ अपनी इकोनॉमी को भी ग्रो कर सके ऑन अ क्लाइमेट रेजिलियंट पाथवे। मैं सिक्योरिटी के हवाले से दोबारा जो है, फॉर एग्जांपल हमारा बॉर्डर एरिया एक चतराल तकरीबन ऑलमोस्ट पिछले 15 सालों में 20 सालों के अंदर 2 दहाइयों में वो डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट 3/4 3 बार जो है वो तबाह हो चुका है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड कंसिस्टेंट अर्थक्वेक्स एज वेल। बॉर्डर के ऊपर जो है वो क्या असरात जो है वो पड़ेंगे? देखिए बॉर्डर के ऊपर असरात ये पड़ेंगे कि आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। जो आपने थर्ड पोल की बात की, तकरीबन 7000 पहले ग्लेशियर्स यहाँ पे बताए जाते थे। अब इस साल एक रिपोर्ट आई, उन्होंने बताया कि 14000 ग्लेशियर्स है पाकिस्तान में। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पे इतने ग्लेशियर, यानी नॉर्थ और साउथ पोल से बाहर जो सबसे बड़ा बर्फ का चंक है वो पाकिस्तान के अंदर। ये एक तरफ तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला का वसीला है, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है वो यहीं से आता है आपका 80%। लेकिन दूसरी तरफ जब ये मेल्ट हो रहा है तो फिर उसके नीचे जो बॉर्डर है वो डिफाइंड नहीं है, और वहाँ पर बॉर्डर स्कर्मिशेस एट हाई लेवल जो है वो होने का खदशा है। और उसके साथ साथ जो दूसरा असर ये है कि जब ये मेल्ट होगा और ये आगे आएगा तो पानी के अंदर जो अवाम इससे मुतासर होंगे, अगर उनके लिए तैयारी ना की गई तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी। उसका भी रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर जी उसमें देखिए अर्ली वार्निंग सिस्टम होती हैं। उसका सोल्यूशन ये है कि आप अवाम को वक्त से पहले बता दें। उसको आप रोक नहीं सकते, उसको आप वक्त से पहले बता दें अवाम को। अभी आपने स्विट्जरलैंड में देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर फटा, उसके नीचे 2 गाँव थे, मुकम्मल तबाह हो गए, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एक हफ्ता पहले बता दिया था कि ये नज़र आ रहा है और ये होने वाला है।
तो वो अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, बल्कि जो मैंने आपसे बात की थी ना कि आपको अपने नेबर्स खसूसन इंडिया के साथ भी बात करनी पड़ेगी। वो डेटा आपको शेयरिंग वहां से भी क्योंकि वहां से जब पानी आ रहा है तो उन्होंने वो पहले बताना पड़ता है कि, और ये इंटरनेशनल लॉज हैं इसके ऊपर कि आप बताते हैं इसको, आप वेपनाइज नहीं करते वाटर को जिस तरह लगता है ऐसा ही है कि क्लाइमेट चेंज से जो मुहर्रिकात निकल के आ रहे हैं उसको वेपनाइज किया जा रहा है और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए दुनिया में तो सोल्यूशन इसका, दुनिया में इस पर भी स्टडी हुई है। लेक चैड एक अफ्रीका के अंदर लेक है, उसका तकरीबन पिछले दिहाई में 90% वाटर कम हुआ। 4 ममालिक हैं जो उसके इर्द गिर्द उस पानी पे जिंदा हैं, और उधर तकरीबन 3 करोड़ की आबादी थी जो कि आपस में उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट किया। इसी तरह सूडान के अंदर, डारफोर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट 20 साल से चल रहा है, वो एक कहत साली हुई थी जिसकी वजह से वो ट्रिगर हुआ था। अब इस एक तो तरीका यह है कि आप इस तरफ चल पड़े, एक दूसरे की मार कुटाई। इसका जो लेसन हैं वो ये है कि इनमें कोई विनर नहीं होता, को एग्जिस्टेंस के लिए, और आपको को एग्जिस्टेंस कोऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। बेहतर है कि आज चले जाएं, जो पाकिस्तान आज बात कर रहा है। और ये जो एक दीवानगी वाला माइंडसेट है इसको सुला दें, और उसके बाद बैठ के बात करें, डेटा शेयरिंग करें, डायलॉग करें और डिप्लोमेसी की तरफ इन मसाइल का हल ढूंढें। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू। आपने देख लिया कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो प्रॉब्लम सामने आ रही हैं वो इतने छोटे नहीं है जिस तरह समझी जाती हैं, और जो इंडिया पाकिस्तान के टेंशन है उसको भी डायलॉग के जरिए जो है वो हल करना पड़ेगा। जंग जो है वो जिस बात का जो है वो हल नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर मजीद गुफ्तगू भी जो है वो अगले प्रोग्राम्स में जो वो जारी रहेगी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।